दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में महिला जज के सामने एक बुजुर्ग महिला इंसाफ के लिए खड़ी थी। उस महिला के साथ 3-4 लोग और थे, एक बुजुर्ग आदमी और उसका परिवार था। दूसरी तरफ करोड़पति लोग थे। अब जब महिला जज उस केस की सुनवाई करती हैं, फाइल को पढ़ती हैं, तो अजीब सी असमंजस की स्थिति में पड़ जाती हैं कि अगर वो कानून के हिसाब से इसका फैसला देती हैं तो करोड़पति लोगों के पक्ष में जा रहा था, लेकिन अगर वो अपने दिल के हिसाब से फैसला देती है जिसकी कानून उन्हें इजाज़त नहीं दे रहा था, तो ये फैसला उन लोगों के हक में होना चाहिए था जो बुजुर्ग महिला थी और बुजुर्ग जो आदमी था और उसका परिवार था। अब दोस्तों, जो महिला जज थी एक ऐसी मोड़ पर खड़ी थी कि जहाँ से उनको फैसला कर पाना आसान नहीं था कि वो इधर जाए या उधर जाए। लेकिन दोस्तों, अंत में क्या होता है, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक व्यक्ति जिनका नाम दीनानाथ होता है। वो सुल्तानपुर जिले के रहने वाले थे, लेकिन सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी करते थे। उनकी पोस्टिंग लखनऊ में होती है। तो फिर वो सुल्तानपुर का अपना जगह जमीन सब कुछ बेचकर लखनऊ चले आते हैं, क्योंकि उनके 4 बच्चे थे और उन बच्चों का उन्हें फ्यूचर बनाना था और बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं क्योंकि उन्हें बड़ा आदमी बनाना था। लेकिन वो उनकी पढ़ाई पर इतना खर्च आता था कि सरकारी नौकरी के बावजूद जो दीनानाथ थे हमेशा कर्जे में डूबे रहते थे। हमेशा उनके ऊपर कर्ज लदा रहता था। लेकिन बस एक ही उनकी जो उम्मीद थी बेटों से कि किसी दिन ये बड़ा आदमी बन जाएंगे तो उनके भी दिन लौट आएंगे। और इसीलिए जो मकान उन्होंने लिए थे, रहने लायक तो इतना था नहीं, बस बड़ा सा मकान था, किसी तरीके से रिपेयर करवा के ये अपने बच्चों के साथ दोनों पति पत्नी रहते थे। और दोस्तों, उनकी मेहनत भी रंग लाती है। धीरे धीरे जो बच्चे थे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाते हैं। चारों के चारों जो है वो इंजीनियर बन जाते हैं। और उसके बाद बड़े बेटे की वो बहुत ही धूमधाम से शादी करते हैं। और फिर जो उनके और 3 बेटे थे वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं, क्योंकि जो लड़कियां थी उन्हीं के साथ पढ़ती लिखती थी, वो भी इंजीनियर थी। तो कुल मिलाकर अच्छा रिश्ता वो लोग अपना कर लेते हैं। लेकिन अब वो इतना पढ़ लिख लिए थे कि दोस्तों, हिंदुस्तान में उनके हिसाब से पैसे जो है वो कम मिल रहे थे। उन्हें विदेशों से ऑफर आता है, तो 3 बच्चे उनके अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। एक बेटा ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। पति पत्नी इस बात से बेहद दुखी होते हैं। वो कहते हैं, अरे कोई तो हमारे साथ रहो, अब हमारा कौन रहेगा, हम किससे बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों, वो लोग कहते हैं कि अब हमारा कैरियर है, थोड़ा कैरियर बना लेने दो, उसके बाद देखा जाएगा। दीनानाथ कहते, कोई बात नहीं बेटा, जाओ, अभी ऊपर वाले ने हमारे हाथ पैर सलामत कर रखे हैं, जब ज़रूरत होगी आ जाना। और फिर ये चारों दोस्तों वहाँ से निकल जाते हैं। अब इनका वहाँ पर और कोई नहीं था, सिर्फ एक आदमी था जिसका नाम श्यामलाल होता है। श्यामलाल पिछले 30 सालों से दीनानाथ के घर पर दूध दिया करता था और उनके घर की हर एक बात को समझता था। श्यामलाल की भी उम्र अब 50-55 साल की हो चुकी थी। हमेशा दीनानाथ उससे कहते थे कि श्यामलाल, एक दिन देखना, हमारे बेटे हमारा नाम रोशन करेंगे और पूरे लखनऊ में उनका नाम होगा। वो बड़े फक्र से उनकी छाती चौड़ी हो जाती थी। जब रिजल्ट आता था, मिठाई वगैरह बांटते थे, श्यामलाल को देते थे। श्यामलाल भी सोचता है, चलो इनके बेटे बड़े आदमी बन जाएंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनका भी जो है, श्यामलाल की भी एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटा जो है वो सब्जी बेचने का काम करता था, बेटी जो है वो अभी ग्रेजुएशन कर रही थी और उनकी पत्नी थी। यही सोचकर वो दीनानाथ को एकदम शुद्ध दूध जो है 3-4 लीटर जो भी लगता था उस समय उनके बच्चों के लिए वो देते रहते थे और बातचीत किया करते रहते थे। लेकिन जब बेटे कामयाब हो गए और दोस्तों विदेश चले गए इन लोगों को छोड़कर, तब भी श्यामलाल दीनानाथ के घर पे आते जाते रहते थे। अब जो है दीनानाथ और उनकी पत्नी उर्मिला अपने दिन उदासी में काटते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो है साल भर बीत जाता था, 2 साल बीत जाता था, वो आते ही नहीं थे। उनके बच्चे भी हो गए।
सभी के बाल बच्चे हो गए 2-4 सालों में। अब किसका क्या नाम है ये भी लोगों को नहीं पता। किसी की शक्ल देखी, किसी की नहीं देखी। इस बात से वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अपने बच्चों से बात करते हैं कि अब हमारा जो सामर्थ्य है वो घट गया है। पति पत्नी दोनों बीमार रहते थे। वो तो शुक्र है कि उनकी पेंशन आती थी दीनानाथ की, कि उसी पर इनका गुजारा होता था। दोनों लोगों की दवा चलती थी। लेकिन जब हौसला टूट जाता है तो दोस्तों आदमी 50 उम्र में ही वो 60-70 का लगने लगता है, और इनकी उम्र तो 65-70 साल हो भी चुकी थी। अपने उम्र से काफ़ी ज़्यादा बूढ़े लगने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। एक दिन दिवाली का दिन था, जब वो आते हैं, क्योंकि उनके बच्चे उधर पटाखे फोड़ते हैं, मोहल्ले के लोग श्यामलाल के घर पे आ जाते हैं। तो उस शोर शराबे से बचने के लिए, रात का समय भी हो गया था, सोचते हैं चलता हूँ उनका भी हाल चाल ले लेता हूँ। दीपावली के दिन पता नहीं कैसा उनका बीत रहा होगा, बच्चे तो है नहीं कोई। जब वो आते हैं दोस्तों तो देखते हैं कि जो दीनानाथ थे और उर्मिला थी, पति पत्नी, एक दूसरे से एकदम गले लगकर, एक दोनों का हाथ पकड़कर और दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। जब वो गेट के अंदर पहुंचते आवाज़ आती है तो वो पास में जाते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। कहते हैं क्या हुआ आप लोगों को? फिर दीनानाथ कहते हैं श्यामलाल से कि श्यामलाल, मुझे अपने बच्चों पर बहुत फक्र था, लेकिन आज दीपावली है, क्या उनको पता नहीं होगा? किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, और आने की तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों कोई चिराग नहीं उनके घर में जल रहा था, एक मिठाई तक नहीं थी। श्यामलाल कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग तो हैं। और उसके बाद दोस्तों वो 5 चिराग दिया लाते हैं, उनके घर में जलाते हैं, मिठाई लाते हैं, उनको मनाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। वैसे तो उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी वहाँ पर आते जाते रहते थे, लेकिन दीपावली का समय था, घर की साफ सफाई चल रही थी, तो 2-3 दिनों से वो लोग आ नहीं पाते हैं। लेकिन अब ये देखने के बाद दोस्तों वो सारे घर पर आते हैं और उनके साथ वो दिवाली मनाते हैं। उनका जो है किसी तरीके से मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। और उस दिन से जब उनका दर्द उन्हें पता चलता है, इस तरीके से वो रो रहे थे, वैसे एक सख्त मिजाज आदमी थे वो दीनानाथ। उसके बाद से जो श्यामलाल थे, अब वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि जाती रहना, और बेटी को भी कहते हैं जाती रहना, खुद भी जाते रहते थे। इस तरीके से चलता रहा। जब भी कोई इनको आवश्यकता पड़ती थी, दोनों पति पत्नी बीमार रहते थे, इलाज चलता था, तो उर्मिला जो है वो भाग कर जाती थी श्यामलाल के पास और कहती थी कि दवा कराने जाना है। तो उनका जो बेटा था, मनोज नाम था श्यामलाल का, वो आता था और उनको बाइक पर बिठाकर दवा कराने ले जाता था। इस तरीके से रोज ही किसी ना किसी पति पत्नी में से किसी ना किसी को दवा वगैरह कराने के लिए ले जाना पड़ता था। धीरे धीरे दोस्तों वक्त बीतता गया। एक दिन और बुरे दिन आ जाते हैं, जब दीनानाथ का पैर जो है वो टूट जाता है, फिसल कर वो गिर जाते हैं। अब उसके बाद जो उर्मिला थी, ना उन्हें उठा पा रही थी, ना वो खुद उठ पा रहे थे। भाग कर जाती हैं श्यामलाल के पास, और जब वो कहती हैं तो वो लोग भाग कर आते हैं, इनको उठाते हैं, ले जाते हैं, दवा कराते हैं। उनका पैर टूट चुका था, प्लास्टर होता है। उसके बाद बेटों के पास खबर जाती है। बेटे लोग बस वही बात है कि वो आने से मना कर देते हैं, कहते हैं अभी इतने दूर से क्या आएँ, और जितना पैसा हम लगा कर आएंगे उतना पैसा किसी और को अगर वहाँ पर दे दोगे तो वो देखभाल कर लेगा। और दोस्तों वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन उस दिन से इनके बहुत ही बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दीनानाथ खाट से उठ नहीं पाते थे। उनका सब कुछ जो है वो चारपाई पर ही होने लगा। जो उर्मिला थी वो कर नहीं पाती थी। तो श्यामलाल जो थे उनसे देखा नहीं जाता, उन्हें बहुत दया आती है, तो वो खुद ये सारा काम करने लगते हैं। और अपनी जो पत्नी थी, अपनी बेटी जो थी उनकी, उससे कहते हैं कि अब इनका जो खाना पीना है वो बनाया करो और सुबह शाम इनको खिलाया करो। इस तरीके से दोस्तों कई सालों तक चला, 3-4 सालों तक चला। श्यामलाल जो है वो, दीनानाथ जो है वो ठीक हो गया उनका पैर। उसके बाद भी अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोनों पति पत्नी खुद से बना और खा सके।
और बेटे अपने अपनी दुनिया में मस्त थे, कमा रहे थे, तरक्की कर रहे थे। सबके दो दो बच्चे हो गए, लेकिन बस वही है, किसी का नाम इन लोगों को नहीं पता था। अगर कभी कभार वो आ भी जाते थे, साल 6 महीने में चारों में से कोई ना कोई एक आता था, ऐसी बात नहीं है नहीं आते थे, तो वो उनके पास भी नहीं अपने बच्चों को जाने देती थी जो उनकी पत्नियां होती थी। उन्हें घिन आती थी इन लोगों से, और इस तरीके से वो व्यवहार करते थे। 2-4 दिन रहते थे और उसके बाद वो चले जाते थे। लेकिन जब इनकी अवस्था काफ़ी गिर गई और दीनानाथ काफ़ी बीमार हो गए, तो उन्होंने श्यामलाल से कहा कि श्यामलाल, मेरी एक बात मान लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है नहीं, मेरा जो है यही मकान है, ये मकान तुम ले लो। वो कहते हैं, भाई साहब क्या बात कर रहे हो, ऐसी कोई लालच मेरे अंदर है नहीं। वो कहते हैं, नहीं यार, अगर मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो फिर मेरी आत्मा भटकती रहेगी, क्योंकि मैं ज़्यादा दिनों का मेहमान हूँ नहीं, अब मेरा वक्त पूरा हो गया, मैं जाने वाला हूँ। तो यार मैं ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझसे सवाल किया जाएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। वैसे अगर ये मकान भी तुम्हें दे दूं तो भी तुमने जो हम पर एहसान किया है वो कभी जो है हम चुकता नहीं कर सकते इस जन्म में। अगले जन्म में भले आएँ और उसको पूरा करें, लेकिन इस जन्म में नहीं हो सकता। फिलहाल ये मकान आप ले लो। दोस्तों, जो श्यामलाल था वाकई में बहुत छोटे से मकान में वो रहते थे उनका, और उसी में किसी तरीके से भैंस भी रखते थे। स्थिति उनकी खराब थी। तो ये कहते हैं श्यामलाल से मकान ले लो। श्यामलाल कहते नहीं, हमको नहीं चाहिए। लेकिन ये जिद करने लगते, कहते अगर तुम नहीं लोगे तो फिर मुझे और मेरी पत्नी को मर जाने दो, खाना वाना हमारे लिए बनाने खिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब इतना वो लोग प्रेशर डालते हैं तो दीनानाथ कहते हैं, ठीक है भाई साहब। लेकिन अब वो मकान जो था दोस्तों करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए का था। उसको लिखवाने का मतलब है कम से कम 7-8 लाख रुपए उसकी लिखवाई लगती, स्टाम्प पेपर का शुल्क वगैरह लगता। उनके पास ये पैसे थे नहीं। वो कहते हैं कि अब हमारे पास तो भाई साहब पैसे नहीं, हम उसको लिखवाएंगे कैसे। और जो ज़मीन थी वो उनकी पत्नी के नाम थी, उर्मिला के नाम थी, क्योंकि जब वो सुल्तानपुर से आए थे तो मकान उन्होंने पत्नी के नाम ही लिया था। दोस्तों, ये सब प्लान चल ही रहा था। वो पैसे की व्यवस्था करने में लगे थे। खैर उनसे हो नहीं पा रहा था, कोई उनको देने वाला नहीं था, बस सोच रहे थे कि तभी जो है वो दीनानाथ की मौत हो जाती है। जब उनकी मौत हो गई, बेटों के पास खबर गई तो बेटों ने कहा कि हमें तो आने में टाइम लगेगा, और जो है जो भी करना है आप लोग कर दीजिए, हम आएंगे। श्यामलाल जो है दोस्तों अंतिम क्रिया का जो कुछ होता है वो श्यामलाल ही करते हैं, और उर्मिला ये मिलकर करते हैं। उसके बाद कोई 1 हफ्ते बाद आया, कोई 1 महीने बाद आया, कोई 1.5 महीने बाद आता है। आने के बाद उनका सबसे पहला जो काम था वो ये था, अपनी माँ से कहते हैं कि अब इस मकान का क्या काम है, इसको बेच दो, इसे हमें दे दो, कुछ पैसे अपने पास रख लो, किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाओ, क्योंकि आप अमेरिका में रह नहीं सकती हो, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, ऐसा वैसा तमाम चीज़ें। लेकिन दोस्तों अब जो उर्मिला थी वो कहती हैं कि ये मकान तुम लोगों को थोड़ी देंगे, ये मकान हम देंगे श्यामलाल को। अब दोस्तों इस पर वो भड़क जाते हैं, कहते हैं क्यों, हम लोग मर गए हैं क्या। वो कहती हैं कि तुम लोग क्यों मरोगे, तुम लोग जिंदा रहो, लेकिन हम तो तुम्हारे लिए मर चुके थे, तो इसलिए मकान तुम लोगों को नहीं मिलेगा, और तुम लोग जो है अब अपनी शक्ल मत दिखाओ, कुछ बचा नहीं है, अब तुम जाओ। हमारा एक बेटा है वो है श्यामलाल, और उसके बच्चे जो है वो ही मेरे परिवार हैं। लेकिन ये दोस्तों वकील करते हैं, अपनी माँ को मेंटल घोषित कर देते हैं, और उसके बाद इस केस को कोर्ट में लेकर चले जाते हैं कि जो हमारा पड़ोसी है वो हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है, और उस पर जो है हक हमारा है। तो इसी केस की सुनवाई के लिए दोस्तों अच्छा सा वकील करते हैं ये लोग। वहाँ पर एक जज साहिबा होती है और वो जो है सुनवाई करती हैं। जब वो देखती हैं फाइल तो फिर उर्मिला से कहती हैं कि हाँ माता जी क्या बात है, आप अपना मकान है, आप अकेली हो तो अपने बच्चों को क्यों नहीं देती हो, हक तो उन्हीं का बनता है। लेकिन दोस्तों वो फिर
वहाँ पर शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनके साथ जो है वो श्यामलाल भी थे, श्यामलाल की पत्नी भी थी और उनकी बेटी भी थी। वो जब कहने लगती हैं आप बीती कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, तो वकील लोग जो है इन्हें मना कर देते हैं, कहते हैं यहाँ पर कथा सुनने के लिए थोड़ी मैडम बैठी हैं, इसका जवाब दो कि इन्हें क्यों नहीं दोगी, हक तो इन्हीं का बनता है और तुम किसी के बहकाव में आकर दूसरे को क्यों दे रही हो। लेकिन जज साहिबा दोस्तों ऐसे पढ़ लिख कर 1 मिनट में जज कर लेती हैं, किसी को भी, कोई भी जज होता है, वो समझ जाती हैं कि इसमें जो है ये जो उर्मिला है इनके दिल में बहुत दर्द है। फिलहाल वो कहती हैं ठीक है, अब इसकी जो सुनवाई है वो 3 दिन बाद होगी, 3 दिन के बाद आप लोग आना, और फिर ये लोग चले जाते हैं। लेकिन वो दूसरे दिन दोस्तों, उस दिन छुट्टी थी, वो जाती हैं श्यामलाल के पास और उर्मिला के पास, उनसे मिलती हैं दोस्तों एक जज साहिबा होकर। वो क्या करती हैं आप भी सुनेंगे। तो अब वो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मसला क्या है, और जब सारा चीज़ वो उर्मिला के मुंह से आप बीती सुनती हैं कि उनके बेटे पिछले 15 सालों से उनके साथ क्या कर रहे हैं, कैसे तिल तिल को वो लोग तरसे हैं, अगर ये नहीं होते तो अब तक पता नहीं कहाँ चले गए होते, वो भी मर गई होती। पिछले 15 सालों से इन लोगों ने कैसे संभाला, अपने परिवार की तरह हम लोगों को पाला है। तो दोस्तों फिर वो कहती हैं ठीक है, तो एक काम करो, अगर तुम वसीयत आप लिखते हो तो उसमें भी ये लोग कोई ना कोई कानूनी पचड़ा पेश कर देंगे और बाद में जो है श्यामलाल जी को परेशान होना पड़ेगा। तो जैसा है आप उसको रजिस्ट्री कर दो इन लोगों के नाम। तो श्यामलाल की वही समस्या थी, वो तो करवा ही रहे थे पर उनके पास पैसे नहीं थे। वो कहते हैं कि मैडम पैसे नहीं हैं। अब दोस्तों जो जज साहिबा थी वो कहती है ठीक, अगर पैसे नहीं हैं, कुछ पैसे आप लोग मुझसे ले लो, कुछ इंतजाम कर लो, जब होगा आपके पास मुझे दे देना। दोस्तों कौन ऐसा करेगा, लेकिन वो जो है उन्हें ये ऑफ़र देती हैं। और फिर दोस्तों वो कहती हैं कि अगली जो डेट है इसको 4-6 महीने में टाल दूंगी और इस बीच में ये काम करवा लो। दोस्तों सरासर कानून के खिलाफ वो जा रही थी, लेकिन आप कमेंट करके बताना कि आखिर वो क्या करती इसमें, वो सही उन्होंने किया या गलत किया। फिलहाल दोस्तों यही होता है, वो कुछ पैसे देती हैं, जो भी उसमें लगने थे आधे पैसे तो खुद ही देती हैं, आधे ये लोग इंतजाम कर लेते हैं। और तीसरे दिन जब फिर वहाँ पर सुनवाई होती है, 6 महीने की डेट वो दे देती हैं, 6 महीने बाद आप लोग आना। वकील लोग कहते हैं कि अनुचित देरी की जा रही है, बिना मतलब कि ये लोग NRI हैं, वहाँ रहते हैं, कब तक यहीं बैठे रहेंगे। कहती हैं जाओ आप आराम से, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगा, आप जाओ अपना काम करो, उसके बाद चले आना, उसके बाद देखा जाएगा कब की डेट पड़ेगी या फैसला क्या होता है। उसके बाद किसी की ज़बान तो निकलनी नहीं थी और वो लोग दोस्तों चले जाते हैं और इधर ये काम हो जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर उनके नाम हो जाता, खारिज दाखिला भी हो जाता है। उसके बाद जब इस पर जो है सुनवाई होती है दोस्तों, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब दोस्तों जो वकील है वो दबे मुँह मैडम से सवाल करते हैं कि मैडम अगर आप इतनी देरी नहीं की होती इसमें, तो इन्हें जो ये लाभ मिला है, इसमें जो कानून का उल्लंघन हुआ ये नहीं हुआ होता। वो कहते हैं क्या कर सकते हो, आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहो तो जा सकते हो। लेकिन दोस्तों वो समझ चुके थे कि कुछ होने वाला है नहीं। अब दोस्तों ये तो मात्र एक परिवार की कहानी है और वो लोग बाहर रहते थे, अपने माँ बाप को शायद इसलिए भी वो नहीं आए होंगे। लेकिन जो पास में ही रहते हैं आजकल गाँवों में, शहरों में, वही कौन सा अपने माँ बाप को, बहुत से ऐसे लोग हैं, आप खुद महसूस करिए, अपने आसपास देखिए कि 3-3 बेटे, 4-4 बेटे, 5-5 बेटे बहुए होते हुए भी जो माता पिता, बुजुर्ग माता पिता हैं, अकेले खुद बनाते खाते हैं, किसी तरीके से अपनी व्यवस्था करते हैं। तो आज का ये जो दौर है माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए बड़े मुश्किलों का दौर है, जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें कुछ सख्त कानून बनाए जाने की ज़रूरत है। फिलहाल दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।